हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज वंस अगेन। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे चुंबकत्व का, मैग्नेटिज्म का, इसके बारे में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है और इसी क्वेश्चन को फिर से डील करेंगे। तो जितना क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो पिछले वीडियो में, 2 वीडियो में, वो 30 क्वेश्चन थे टोटल। अब जो क्वेश्चन है ये 13 क्वेश्चन और हैं, तो 43 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर से। तो एक एक करके हम लोग इसका क्या कहते हैं अध्ययन करेंगे। और आप लोग भी एक बार पहले इसको बना लीजिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप या आता भी है तो उसको बाद में आंसर मिला के देख सकते हैं। तो पहला है हमारे पास, शुरू करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। पहला जो 31 क्वेश्चन नंबर है वो है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का परम ताप T के साथ क्या संबंध होता है। अनुचुंबकीय किसको कहते हैं? तो पैरामैग्नेटिक होता है ना। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है, ये परम ताप के साथ क्या कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती इसका संबंध होता है। तो जो परम ताप होता है वो अगर बढ़ता है तो चुंबकीय प्रवृत्ति घट जाती है, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय गुण हैं वो कम हो जाते हैं, और ताप घटता है तो चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि ताप के साथ ही इसका जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका जवाब होगा x, जो होता है परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। x नहीं, काई बोलते हैं इसको। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा जो है, कौन सा चुंबकीय पदार्थ शैथिल्य प्रदर्शित करता है, हिस्ट्रेसिस बोलते हैं। तो शैथिल्य प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ, उसको कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ, ध्यान रखेंगे इसको। तो शैथिल्य प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ, वो कौन सा पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसमें हमने आपको उदाहरण बताया था इसका, लोहा है ना, आयरन जिसको बोलते हैं, कोबाल्ट, निकेल, ये सारे के सारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है। एक प्रबल चुंबक अगर बनाएंगे तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसमें भी नर्म लोहा जो होता है, प्रबल चुंबक बनाना है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। तो ये ध्यान भी रखना है। तो ये इसमें जो है, एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा। ये प्रबल चुंबक जो यहाँ पे प्रबल चुंबक नहीं होना चाहिए, प्रबल विद्युत चुंबक होना चाहिए। यहाँ पे विद्युत छूट गया, प्रबल विद्युत चुंबक। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है, जो पूछा जा रहा है। तो ये सॉफ्ट आयरन, आयरन का तो प्रयोग होता ही है, लेकिन इसमें भी सॉफ्ट आयरन जिसको नर्म लोहा कहते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक। इसके पहले वाले वीडियो में, कल वाले क्वेश्चन में जो करा रहे थे तो उसमें बताया था आपको कि नर्म लोहा जो होता है उससे विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग, मतलब विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है ना। तो विद्युत चुंबक इसी से बनाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। फिर है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी। उदग्र तल में, उदग्र तल का मतलब इस तरीके से, है ना, उदग्र तल है मतलब ऊपर की दिशा में इस तरीके से रखा हुआ है, उदग्र तल में वृत्ताकार कुंडली रखा हुआ है इस तरीके से, है ना। और कह रहा है चालक तार है, ये जो है कंडक्टर चालक तार का बना हुआ है कि वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है।
अब इसकी ओर एक क्षण चुंबक ला रहे हैं, इस तरीके से क्षण चुंबक ला रहे हैं, ठीक है ना। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, इसका उत्तरी ध्रुव जो है वो कुंडली की ओर है। तो कह रहा है कि चुंबक चुंबक की तरफ से देखने पर, मतलब इधर से देखना है आपको, ठीक है ना, चुंबक की तरफ से देखना है। तो चुंबक की तरफ से देखने पर ये कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है, ठीक है ना, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, वो ये बोलता है कि अगर चुंबक को इधर ले जाया जाएगा तो इसके अंदर जो उत्तरी ध्रुव से निकलने वाला चुंबकीय क्षेत्र है इसके अंदर जाएगा। तो इस कुंडली के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ना शुरू होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का ये विरोध करता है। और विरोध कैसे करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो बढ़ रहा है उसको घटा के करता है। कैसे करेगा, तो ये चुंबकीय ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव है इसका विरोध करना शुरू करता है, और उसके कारण ये इसके सामने वाला ये फेस जो है खुद को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव ही बना लेता है इसका विरोध करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। तो समान ध्रुव बन जाएगा ये, तो ये विकर्षित होने लगेगा, तो अपने आप को ये उत्तरी बनाता है। उत्तरी ध्रुव अगर इसके पास इधर आप मैग्नेट को ला रहे हैं तो इसका भी ये वाला सामने वाला, इधर से देखिएगा तो ये सामने वाला जो फेस है ना, ऐसे जो सामने वाला फेस है वो उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, जिससे कि ये अभी इधर ना आए, या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इसके अंदर नहीं जा करके नॉर्थ से निकलना शुरू हो जाए, मतलब ये निकालना शुरू कर देता है। और अगर ऐसा है तो इधर से देखने पर अगर ये नॉर्थ दिखेगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको वामावर्त दिशा बोलते हैं, तो इधर से देखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब करंट जो है इस तरीके से फ्लो करेगा ऐसे, है ना। तो ये इस डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ये अगर इधर है, इसको मैं उधर बना दूं बोर्ड के उधर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको वामावर्त दिशा बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना है, चुंबक के तरफ से देख रहे हैं तो चुंबक के तरफ से जो करंट दिखेगा वो वामावर्त दिशा में दिखना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखना चाहिए, तभी नॉर्थ बनेगा। आप जिस भी फेस को देखेंगे उधर से आपको अगर दिखेगा कि वो नॉर्थ है तो इसका मतलब उसके अंदर करंट वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तभी ऐसा होता है। तो ये हो गया 34 नंबर क्वेश्चन कि जब आप चुंबक के, और यही चुंबक को अगर दूर ले जाइएगा, जैसे इस चुंबक को इधर नहीं ले जाके इधर ले जाएंगे तो फिर उसका भी विरोध करना शुरू करता है, अब इसको खींचना शुरू कर देता है। इस केस में ये साउथ बन जाता है, करंट का डायरेक्शन बदल जाता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहले केस में तो ये हमने बताया, लेकिन अगर अब जो है चुंबक को आप इधर ले जाने लगे तो चुंबक का ये जो नॉर्थ था अब इसका विरोध करेगा, अब नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ बन जाता है और इसको खींचना शुरू कर देता है, मतलब अब जो है करंट की दिशा बदल जाएगी, अब ये जो है दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये जो है उस केस में एंटी क्लॉकवाइज जो था अब क्लॉकवाइज में बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाता है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस दिशा से तो ये हो जाएगा दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये आपको ये समझना है कि जो ध्रुव को उसके पास ले जाते हैं वही ध्रुव बन जाता है। अगर ले जाते हैं पास तो, दूर ले जाते हैं तो उसका विरोध करता है। तो जैसे पास ले जा रहे थे तो उत्तरी ध्रुव का विरोध कैसे करेगा, तो पास ले जा रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव के सामने उत्तरी ध्रुव बन जाएगा तो उसको विकर्षित करना शुरू करेगा। और जब आप इसको नॉर्थ फिर से उत्तरी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो कैसे विरोध करेगा, उसको पास लाना चाहेगा, दूर जा रहा है तो उसको खींचना चाहेगा, उसकी वजह से ये दक्षिणी बन जाता है, ठीक है ना। तो दक्षिणावर्त दिशा में करंट फ्लो करने लगता है। कभी भी किसी भी कॉइल में ध्यान रखना है, कोई भी कॉइल है, मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है इस तरीके से, और इसके अंदर करंट का डायरेक्शन बता दिया कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, तो इधर से देख रहे हैं करंट ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये आपको पता है घड़ी की दिशा है ना। तो घड़ी की दिशा जहां से लगे, हम
आप ऐसे देख रहे हैं तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा जब लगती है तो ये साउथ बनता है। अब कोई इसको उधर उधर से, बोर्ड के उधर से देखेगा तो उसको उधर से एंटी क्लॉकवाइज, यही दिशा उधर से एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, तो पीछे जो बन जाएगा वो नॉर्थ बन जाएगा, है ना। तो एक ही कॉइल के अंदर दोनों बनता है, एक दिशा से देखिएगा तो क्लॉकवाइज लगेगा, उसकी दूसरी साइड से देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज लगता है। जहां एंटी क्लॉकवाइज लगता है माने घड़ी के विपरीत दिशा में होता है वो नॉर्थ बनता है, जो घड़ी की दिशा में होता है वो साउथ बनता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना ऑलवेज। ठीक है, जैसे ये घड़ी की दिशा में है तो साउथ बन गया, और इसको उल्टा कर दें मतलब ऐसे कर दें तो घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया, ये घड़ी की विपरीत दिशा है तो ये नॉर्थ बन जाएगा। इधर से देख रहे हैं तो ये नॉर्थ बनेगा, और ये भी इधर से देख रहे हैं तो साउथ बनेगा। तो इसमें दूसरा साइड वाला नॉर्थ बन जाएगा, इसमें दूसरा साइड वाला साउथ बन जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 35 है, जब नमन कोण डेल्टा हो तो tan डेल्टा का मान क्या होगा। तो नमन कोण की बात तो हमने कल भी की थी। तो नमन कोण डेल्टा है, तो आपको पता है कि नमन कोण जो होता है किसके बीच में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है B, है ना, चुंबकीय क्षेत्र B है, किसके साथ, क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है, BH के साथ जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं नमन कोण डेल्टा। तो क्षैतिज घटक ये हो गया, तो ये जो हो गया उदग्र घटक हो गया BB। तो आपका कह रहा है tan डेल्टा का मान, तो आपने पढ़ा था कि BH बराबर जो होता है B जिसके साथ कोण बनाता है वो कॉस वाला कंपोनेंट कॉस डेल्टा। देखते हैं B किसके साथ बना रहा है, H के साथ बना रहा है एंगल नमन कोण, उसी तरीके से BB क्या हो जाएगा, तो B साइन डेल्टा। दोनों को भाग दे दीजिए, इसको इससे भाग दे देते हैं तो हो जाएगा B साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई B कॉस डेल्टा। B साइन वाला मान BB है तो BB डिवाइडेड बाई BH, है ना। तो B से B कट गया, तो यहां से आ गया tan डेल्टा बराबर BB बटा BH। तो tan डेल्टा का मान क्या होगा, BB बटा BH होगा। ठीक है ना, ये कह रहा आपसे। फिर कहता है क्या कि निर्वात अथवा हवा में, तो ये समझ में आया होगा आपको। ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है उसको हम नमन कोण कहते हैं। नमन कोण दिया हुआ है, तो ये क्षैतिज घटक है, ये उदग्र घटक है, ये इसके साथ कोण बना रहा है B, तो B का कॉस जो होगा कॉस डेल्टा ये BH हो जाएगा, और ये साइन हो जाएगा। जिसके साथ कोण बना रहता है वो वाला कॉस डेल्टा, जो नहीं रहता है जिसके साथ बना हुआ है वो वाला साइन डेल्टा। बस इतना ध्यान रखना है ना। अब दोनों को भाग दे दिया तो BB बटा BH, ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं नमन कोण मैंने थीटा लिखा था, यहाँ डेल्टा दे दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे दे सकता है कि नमन कोण का मान बदल दे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा निर्वात अथवा हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट। तो बताए हैं ये तो आपको कि ये पूछा भी जाता है, मैंने उस क्वेश्चन में। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन जो है ये म्यू नॉट पूछ रहा है आपसे। म्यू नॉट की वैल्यू हमने बताई थी कि ये पूछा जाता है -4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी मीटर, हेनरी पर मीटर। ठीक है ना, हेनरी पर मीटर ये होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हेनरी पर मीटर, ये हेनरी है ये मीटर है, तो हेनरी पर मीटर होता है आपका म्यू नॉट का वैल्यू। ठीक है ना। फिर कहता है जब विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाया जाता है तब नमन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नमन कोण का मान तो आपको पता है, विषुवत रेखा ये हो गया, ये पृथ्वी है ना। ये तो ज्योग्राफिकल वाला भौगोलिक हो गया। लेकिन चुंबकीय रेखा ऐसे जाती है ना। चुंबकीय रेखा जो है आपका वो कुछ इस तरीके से बनती है, और ऐसे चुंबकीय रेखा होती है, और चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इस तरीके से, और चुंबकीय जो रेखा है या क्षेत्र है उससे परपेंडिकुलर दिशा में जो होती है यही इसको बोलते हैं चुंबकीयान्युत्तर, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा, है ना। भौगोलिक नहीं, भौगोलिक विषुवत रेखा तो एकदम 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, ये वाला ज्योग्राफिकल साउथ है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला दोनों पॉइंट जो है ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। ठीक है ना, इक्वेटर जो लाइन होता है। लेकिन ये वाला जो है ये विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये वाला मैग्नेटिक इक्वेटर है, इससे जो पास करता है। और ये चुंबकीय नॉर्थ है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ है ये वाला,
मैग्नेटिक साउथ है, ये ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा होती है। और आपका ये जो विषुवत रेखा, इसको भी विषुवत रेखा बोलते हैं, लेकिन ये चुंबकीय विषुवत रेखा है। चुंबकीय विषुवत रेखा के ऊपर नमन कोण का मान तो आपको पता है, नमन कोण 0 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे यहाँ जो नमन कोण होता है ये 0 डिग्री होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और यहाँ पे नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यहाँ भी नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, यहाँ भी बोलेंगे तो नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जब आप विषुवत रेखा से, मतलब चुंबकीय विषुवत रेखा से, या चुंबकीय निरक्ष भी बोलते हैं इसको, यहाँ से जब ध्रुव की ओर चलेंगे तो ध्रुव तो ये है चुंबकीय ध्रुव, है ना, और इधर भी चुंबकीय ध्रुव है। यहाँ से भी चलेंगे या यहाँ से भी, अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ से भी चलेंगे तो तब भी देख रहे हैं नमन कोण का मान तो बढ़ेगा ही। अरे यहाँ कुछ ज्यादा हुआ होगा, फिर यहाँ जाकर के 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब उत्तरी ध्रुव से, सॉरी, जो विषुवत रेखा है उससे अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो नमन कोण का मान बढ़ेगा, दिख रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये विषुवत रेखा पर चुंबकीय, ये जब विषुवत रेखा से पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाया जाता है तब नमन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नमन कोण बढ़ता है, ये लिखेंगे, नमन कोण बढ़ता है ना। सही मायने में क्या होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाता है। तो हो गया, नमन कोण का मान बढ़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखना है कि ये जो है, जो जिसके ऊपर, जिस अक्ष के ऊपर घूमता है आपका पृथ्वी, वो उसी को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ से जो लाइन पास करती है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, लेकिन माना जाता है काल्पनिक रेखा है, वो पास कर रही है। जहाँ पे कट करता है पृथ्वी उसी को भौगोलिक उत्तरी, भौगोलिक दक्षिणी कहते हैं। लेकिन सही मायने में भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी से चुंबकीय उत्तरी, चुंबकीय दक्षिणी कुछ एंगल पे होता है, जिसको मैं बताता हूँ आपको कि 17 डिग्री होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 17 डिग्री वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। और ये से जो लाइन पास करता है उसी को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के जो परपेंडिकुलर होता है उसको चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, या इक्वेटर बोलते हैं, या विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। भौगोलिक ध्रुव ये है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव ये है, उत्तरी ध्रुव ये है, तो इसके पास करने वाली लाइन हो गई भौगोलिक अक्ष, ठीक है ना। और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो गई विषुवत रेखा, जो भौगोलिक विषुवत रेखा होती है। तो ध्यान रखना है कि इसके परपेंडिकुलर तो लाइन ये बनेगा अगर बनाएंगे तो, है ना। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल भौगोलिक विषुवत रेखा ये वाला, और ये वाला भौगोलिक अक्ष हो गया जो घूर्णन अक्ष है। ये चुंबकीय अक्ष हो गया, और चुंबकीय अक्ष के परपेंडिकुलर ये जो है चुंबकीय निरक्ष या विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री पे होता है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर है विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई किस प्रकार अवस्थित होती है? तो यहाँ पे भी है चुंबकीय सुई जो है, विषुवत रेखा यहाँ बोल रहा है, तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे चुंबकीय विषुवत रेखा की ही बात कर रहा है। तो चुंबकीय विषुवत रेखा के ऊपर चुंबकीय सुई, आपको पता है चुंबकीय सुई एकदम जो है क्षैतिज रेखा के साथ एकदम समानांतर होती है, तो क्षैतिज रेखा की दिशा में होती है, क्योंकि यहाँ पे तो नमन कोण 0 होता है ना। तो नमन कोण 0 होने का मतलब क्या है, सुई जो है एकदम क्षैतिज रेखा में होगी, क्योंकि क्षैतिज दिशा के साथ जो चुंबकीय सुई जितना कोण बनाती है उसी को तो कहते हैं नमन कोण। तो यहाँ पे एकदम पैरेलल होता है, तो नमन कोण 0 डिग्री होता है। तो विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई किस प्रकार अवस्थित होती है? तो क्षैतिज जो दिशा होती है ना, उसके डायरेक्शन में, तो कह सकते हैं क्षैतिज दिशा में होती है या क्षैतिज तल पे होती है, ये भी कह सकते हैं। तो विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा में होती है ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्षैतिज दिशा, जो BH जो बोलते थे, वो जिस दिशा में होता है वही दिशा क्षैतिज दिशा है, तो क्षैतिज दिशा में होता है। फिर कह रहा है आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा, तो
कोई चुंबक है, मान लीजिए ये बी है ना, और ये चुंबक को अगर आपने इस तरीके से रखा है, ठीक है ना, इस चुंबक को इस तरीके से रखा है, और ये है आपका साउथ और ये है नॉर्थ। तो आपने पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण एम जो होता है उसको बोलते हैं। और ये कह रहा है कि अगर इसके साथ मान लेते हैं कि कुछ एंगल बनाता है थीटा, मतलब बी, ये जो है बी की दिशा है, और बी की दिशा के साथ जो चुंबकीय आघूर्ण है, इसको एम को कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, और बी क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय आघूर्ण है। और टॉर्क लगता है एक, उसको कहते हैं बल आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का मतलब बल आघूर्ण है। तो यही बल आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है कि ये बल आघूर्ण जो होता है वो कितना लगता है जब आप चुंबक को यहाँ से, अगर चुंबक पहले ऐसे रखा हुआ है और आपने इसको थीटा एंगल से यहाँ पे इसको रोटेट किया, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो कितना होता है। तो बल आघूर्ण अगर हम निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम टॉर्क से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो अगर हम लिखें तो टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी। ये जो एम आया ये एम और क्रॉस बी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपने इसके पहले भी पढ़ा था, जो विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आपने रखा था विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू प्लस क्यू था, तो वहां पे टॉर्क आया था आपका पी क्रॉस ई, है ना, आपने रखा था। उसके अंदर ध्यान होगा तो चार्ज रखा था, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र था, और इसके अंदर यह माइनस क्यू विद्युत द्विध्रुव था, प्लस क्यू था, और ये थीटा एंगल बना रहा था ई के साथ। तो आपने वहां पे टॉर्क जो निकाला था पी क्रॉस ई, पी का डायरेक्शन किधर होता था तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में, और जहां पे पी था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ भी वही चीज है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है आपका ये वाला एम, और ये रख रहे हैं आप कहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बी में थीटा एंगल से। तो टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी, और इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो एम बी साइन थीटा। एम क्रॉस बी लिखिएगा, बी क्रॉस एम मत लिख दीजिएगा, बी क्रॉस एम गलती होता है, माइनस हो जाएगा फिर। तो एम क्रॉस बी को एम बी साइन थीटा बोलते हैं। डायरेक्शन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कह सकते हैं परिमाण में एम बी साइन थीटा, और ऐसे पूरा जो है डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी द्वारा चुंबक पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, ये उसका है। और जो इसी में अगर थीटा एंगल है, ये वाला जो क्वेश्चन है, एम चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षण चुंबक, यही देखिए वही वाला है, वो बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, तो उस पे लगने वाला बल आघूर्ण तो वही होगा एम बी साइन थीटा चाहे एम क्रॉस बी। तथा इसमें किया गया कार्य क्या होगा, तो आपने बी से उसको थीटा घुमाया, तो बी से थीटा घुमाया, इसका मतलब थीटा 1 जो है 0 डिग्री होगा, और थीटा 2 बाद में ले गए तो थीटा होगा। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि W जो होता है वो एम बी और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो हो जाएगा एम बी और cos थीटा 1 कितना हो गया तो 0 डिग्री, cos थीटा 2 तो आपका cos थीटा तक ले गए थे, तो हो गया एम बी cos 0 का मान 1 होता है, cos थीटा हो गया, तो एम बी 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब जो है 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है लगने वाला बल आघूर्ण एम चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षण चुंबक, तो क्षण चुंबक है इसका एम चुंबकीय आघूर्ण है, आघूर्ण होता है साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में। कैसे निकालते हैं तो ध्रुव प्रबलता एम गुना प्रभावी लंबाई 2l, बहुत बार बताया इसको। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अभी समझाए थे एम क्रॉस बी होता है, और जो वर्क डन होता है तो क्या होगा एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आप पहले चुंबक ऐसे था तो थीटा 0 था, अब चुंबक को ऐसे कर दिया तो थीटा हो गया, मतलब पहला वाला एंगल 0 डिग्री, दूसरा वाला एंगल जो है थीटा है, और आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
39 भी हो गया, 41 भी हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 हो गया, 41 हो गया। अब इसके बाद जो 40 है, 40 कह रहा है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक इलेक्ट्रॉन समान वेग v से घूम रहा है। आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, मान लीजिए वृत्तीय पथ ये है, इसका त्रिज्या r है, ये r है ना। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है किस वेग से, तो v वेग से। ठीक है ना, तो v वेग से अगर घूम रहा है तो समान वेग से घूम रहा है, तो कह रहा है उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या r है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। r त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, हमने वृत्तीय पथ का त्रिज्या बना दिया r, उस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण होता है, तो आवेशित कण होता है, ये धन ऋण आवेशित कण होता है। और आवेश जब कहीं पे घूमता है तो उसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में इस तरीके से घूम रहा है तो इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब किसी कुंडली के अंदर या किसी वृत्तीय पथ पर करें, ये जो कह सकते हैं कॉइल भी हो सकता है, गोलाकार या वृत्ताकार, तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो m बराबर I इंटू ए होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और m का जो दिशा होता है वो a की दिशा से निकालते हैं। अब जो आपका जिस दिशा में आपका करंट का दिशा होता है उस दिशा में फिंगर को घुमाते हैं, जैसे करंट का दिशा है उस दिशा में फिंगर को घुमाते हैं। जो थंब का दिशा होता है वो इसी दिशा में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। तो सही मायने में क्या है कि ये क्षेत्रफल है, ये जो है वो क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और m क्या है, तो चुंबकीय आघूर्ण है, ये तो पहले भी पढ़े थे, जो आप पहले पढ़ते थे क्या कहते हैं m गुना 2l। तो चुंबक के अंदर ध्रुव प्रबलता गुना चुंबकीय लंबाई से निकालते हैं चुंबक के अंदर, ठीक है ना। चुंबक अगर है तो साउथ और नॉर्थ हमने ये बोला था, और ये m इसका ध्रुव प्रबलता बोला था, इसके बीच का दूरी 2l बोला था प्रभावी लंबाई। तो m वहां पे आपने बोला था m गुना 2l, है ना। और किधर से किधर, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर m की वैल्यू होती है। यह चुंबकीय आघूर्ण वहां भी था, लेकिन जब करंट फ्लो करता है तब भी हमने क्या कहा कि जब करंट जो किसी भी कॉइल के अंदर फ्लो करता है और वो करंट की दिशा ये देखिए क्लॉकवाइज दिशा में है ना, तो ये इधर से साउथ बन जाएगा, पीछे से नॉर्थ बन जाएगा। तो ये भी तो एक तरीके से मैग्नेट बना हुआ है, इधर से साउथ उधर से नॉर्थ। तो एक जो है करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, या किसी को क्या कहते हैं कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तो वो भी एक चुंबक की तरह काम करता है। तो चुंबक ये बना हुआ है, दिख रहा है आपको कि जब ये वृत्ताकार पथ पर अगर क्या कहते हैं घड़ी की दिशा में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी घड़ी की दिशा में, तो ये साउथ बन जाएगा इधर से देखने पे, तो उधर से नॉर्थ बनेगा। तो ये भी एक चुंबक बन गया। तो इसका भी क्या कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण होगा। और चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो इसमें निकालते हैं करंट जो फ्लो करता है उससे और इसके क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल तो आपका पाई आर स्क्वायर है, करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालिएगा, m बराबर करंट होता है चार्ज बटा समय, है ना, आवेश बटा समय होता है। मतलब प्रति इकाई समय में किसी क्षेत्रफल से जो विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसी को कहते हैं करंट। तो I बराबर Q बटा T आपने पहले पढ़ा है। और ये जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल वृत्ताकार क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। Q कितना है, तो Q तो आवेश है आपका इलेक्ट्रॉन का, तो E हो गया। T कितना होगा, तो T समय हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एक बार जब घूमेगा, है ना, तो कितना दूरी तय करेगा, तो परिधि है टोटल, तो 2 पाई आर दूरी तय करेगा। और कितने वेग से कर रहा है तय, तो v वेग से कर रहा है। तो इसमें दूरी बटा वेग जो होता है या दूरी बटा चाल उसको समय बोलते हैं, इसी को t कहेंगे। और एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड या आवर्त समय बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल को तो कैपिटल T से ही डिनोट करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक चक्कर जब लगाएगा तो उसमें जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल T से संकेत करेंगे। और उसमें कितना दूरी तय करेगा ये, तो ये परिधि 2 पाई आर। और कितने वेग से, तो v वेग से। तो 2 पाई आर दूरी बटा चाल, आप पढ़ते हैं दूरी बटा चाल क्या होता है, तो समय होता है।
तो दूरी बटा चाल बराबर समय जो है उससे हमने निकाल लिया। दूरी कितना तय किया एक चक्कर में, तो परिधि 2πr है ना, और कितने वेग से किया, v से, तो दूरी बटा चाल जो होता है समय होता है। समय कितना लगेगा एक चक्कर में, उसको आवर्तकाल नाम दिया गया है, तो आवर्तकाल तो यहाँ पे रख दीजिए मान, ये हो जाएगा 2πr, अब बटा भी करिएगा तो भी ऊपर चला जाएगा, गुना πr²। तो पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, क्या आ रहा है EVr बटा 2। तो जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है वो EVr बटा 2 आ रहा है। तो मतलब है E गुना V गुना R बटा 2, ये आता है E इसका चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का, V इसका वेग हो गया, R त्रिज्या हो गई, है ना। तो वो आपका निकल के आ रहा है EVr बटा 2, जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, किस चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। तो मैंने बता दिया था आपको इसके पहले ही कि चुंबकशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई, तो चुंबकशीलता सबसे ज्यादा लौह चुंबकीय पदार्थ का होता है, ठीक है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थ में आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, आयरन कोबाल्ट निकेल होता है, ठीक है ना। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक स्थान पर नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, उसके बारे में दे रखा है। तो एक स्थान पर जो नमन कोण है, वो नमन कोण जिसको हमने थीटा से संकेत किया है, कहीं कहीं डेल्टा से भी संकेत करते हैं, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो BH है वो कितना है, क्षैतिज घटक। देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH दिया हुआ है कितना भाई, तो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है ना। तो कह रहा है आपसे कि उदग्र घटक BV निकालिए, है ना। तो आपको पता है कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, BV बटा BH के। अभी थोड़ा देर पहले बताया था tan डेल्टा बराबर BV बटा BH। इसका मतलब है यहाँ से BH को tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा BV बराबर BH गुना tan थीटा हो जाएगा, है ना। और BH का मान 4 × 10⁻⁵ टेस्ला दिया हुआ है, और tan थीटा का मान 60 डिग्री होता है, तो हो गया 4 × 10⁻⁵ और tan 60 का मान √3 का मान होता है 1.732, तो गुना 10⁻⁵ टेस्ला ये हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सर ये हो गया 4 × 8, 4 × 12 और 17 चौका 68 है 69, तो 6.928 गुना 10⁻⁵ टेस्ला, मतलब करीब करीब 7 गुना 10⁻⁵ टेस्ला ये आंसर आ रहा है। तो आपका ये वाला जो है, जो आपने पढ़ा है कि BH बराबर क्या होता है भाई, तो B cos थीटा होता है ना। और BV बराबर क्या होता है, तो B sin थीटा होता है। यहीं से आपने निकाला था कि BV बटा BH जो होता है, और यहाँ से निकाला था BV बटा BH बराबर tan थीटा। तो ये tan थीटा या tan डेल्टा जो कह लीजिए, नमन कोण थीटा हमने लिया तो tan थीटा, नमन कोण डेल्टा लेंगे तो tan डेल्टा। इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उदग्र घटक BV को बोलते हैं, तो BV हमने निकाल लिया यहाँ से, और ये जो वैल्यू है आपके सामने है। तो इसका जो क्वेश्चन है, तो 43 क्वेश्चन ये खत्म होता है। और इसका जो है आप लोग चुंबकत्व जो है इसके बारे में अध्ययन करें। अब हम लोग दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे जिसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ, तब तक आप अध्ययन कीजिए इसका, ठीक है ना।